हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं अभी वो है रिप्रोडक्शन। फटाफट चैप्टर करने का मकसद ये है कि साथ के साथ अगर आपको जब भी रिवाइज करना हो एक बार देख लो कि कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। सो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हमने देखना क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसको सर हमें याद रखना। वैसे तो ये चैप्टर सबके पसंदीदा चैप्टर में से एक होता है। सब बच्चों को लगता है कि अरे बाप रे बाप रिप्रोडक्शन सर पढ़ना है, रिप्रोडक्शन। जो बच्चा कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा होगा वो अवश्य इस चैप्टर में क्वेश्चन करता है, जबकि उनको आता है चीज़ें, तब भी करना चाहता है कि थोड़ा जानूँ डिफरेंट लोगों से कि क्या होता है एक्चुअल में रिप्रोडक्शन। ठीक है सर। तो कोई बात नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस का तो बाद में करेंगे कि क्या है रिप्रोडक्शन। आपको पता ही है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा वो है वैसा ऑर्गेनिजम्स को मतलब इस धरती पे लाना, जिस प्रोसेस से गुजरता है वो रिप्रोडक्शन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस टू, ठीक है ना, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। तो नए ऑर्गेनिजम्स को, अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को लाना रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। डिफाइन कभी नहीं पूछेगा आपसे कि रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। क्यों नहीं पूछेगा? थोड़ी ना पूछेगा यार रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये नहीं पूछना है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कम पूछता है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम दोनों ही देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे आता है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा सेम टू सेम रिप्रोडक्शन के थ्रू मतलब ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। तो आंसर ये है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स बनाता है तो अपने एग्जैक्ट कॉपी मतलब सेम टू सेम तो नहीं, कुछ न कुछ वेरिएशन जरूर आता है। वो वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के लिए बढ़िया भी होता है। ठीक है। और इसलिए भी सही होना चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है कि जब कुछ नए फीचर्स मतलब कुछ उसके अंदर अलग चीज़ें जुड़ जाता है तो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना इजी हो जाता है। मतलब फॉर द सर्वाइविंग इन नेचर वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है आपको? तो इससे क्वेश्चंस दो आते हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पे डीएनए का इम्पोर्टेंस आता है। ठीक है, कि वाई डीएनए कॉपिंग इज इम्पोर्टेंट, या डीएनए का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता ही है डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल्स है, और वो जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है कि जब कोई सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसमें उसका बेनिफिट होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बुक में भी लिखे हुए। अब सिंपल सी बात है कि ये जो एकम्प्लिश्ड बाय द डीएनए कॉपिंग जो होता है, एकम्पनीड बाय, है ना, क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर apparatus एज कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए जो होता है वो ओरिजिनल सेल में रहता है, और अनदर कॉपी जो है सिंपली पुश, है ना, पुशिंग द अदर वन। वो जो अदर वन पुशिंग किया जाता है आगे, वो लाइव प्रोसेस के लिए ठीक रहता है। बाकी जो एग्जैक्ट कॉपी है वो अपने पास ये रख लेता है। ठीक है। तो ये सिंपल सी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वाई डीएनए कॉपीइंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन is the creation of DNA copy. Cells use chemical reaction to build copies of their DNA. This creates two copies of DNA in a reproducing cell, and they will need to separate it from each other. दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work for maintenance of life. क्लियर हो गया बातें? तो यहाँ से ये क्यों जरूरी है डीएनए कॉपी, ये आपको बता दिया। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद कर लेना है यहाँ पे। दूसरी बात है कि इसी वजह से ये जो है ना, देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज
accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. ठीक है, eventually a cell divides to give rise of two cells. These two cells are of course similar, but they are likely to be absolutely identical. The answer to these questions will depends on how accurately the copying reaction involved occurs. तो हमें इतने डेप्थ में नहीं जाने हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे डीएनए कॉपी की इम्पोर्टेंस है, क्या होता है, ठीक है ना। दो कॉपी बनाता है, एक अपने पास रखता है, एक अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, पुशिंग आउट। इसकी लाइफ प्रोसेस में कोई ज़रूरी नहीं, उसको आगे बढ़ा देता है। समझ में आ गया, समझ गया। इसके पीछे का हमें बस इतना, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा आता है कि वाई वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइविंग इन नेचर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो आंसर सिंपल है, फॉर सर्वाइविंग इन नेचर। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, मान लो एक एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में बहुत सारे मछली एक ही वैरायटी के रखे हुए हैं। अब आप एक्वेरियम की टेम्परेचर को बढ़ा दो। जब एक्वेरियम की टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या सारे मछली मर जाएंगे? नहीं सर, अगर हम 30 डिग्री करेंगे तो कुछ मरेंगे, 40 करेंगे तो थोड़ा और मर जाएंगे, 50 करेंगे तो थोड़ा और 1-8% बचा रहेगा। इसका मतलब है कि उन मछलियों में जो बचे रहेंगे उसमें वेरिएशन आया है, और ड्यू टू वेरिएशन वो उस टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर गया है। ठीक है, तो फॉर सर्वाइविंग इन द नेचर वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल्स में, तो हमें इनकी मतलब नहीं, आप एक एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता, जैसे मेल फीमेल एक ही बॉडी में होता है, जब प्लांट होता, जैसे एक खेत में अगर बाढ़ आया, सारे फसल ख़त्म, ठीक है ना। अगर आप एक अपने फील्ड के अंदर गोभी की खेती कर रहे हो और मान लो पानी आपने डाला उसके अंदर, उस पानी में कुछ पॉइजन्स डाल दिए हैं, तो सारे गोभी मर जाएंगे, उसमें वेरिएशन नहीं है क्योंकि सब एक ही टाइप का है। ठीक है, तो वेरिएशन उसमें नहीं आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, और ये यूज़फुल है स्पीसीज के ओवर टाइम। लिखा हुआ है ना, वेरिएशन इज दस यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। इस बात को ही सिर्फ लर्न करना है और उसको एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल के साथ फिनिश कर देना है। लिखा भी है वाई, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल्स। तो सर्वाइविंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस के सारे जितने पूछे गए क्वेश्चंस को हम आपके साथ लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसका आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। लिखा भी रहेगा, आप अपना उसको कॉपी कर सकते हो और याद भी कर सकते हो, समझा भी दूंगा। अब आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। कोई सिंगल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है, तो उसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इनको पढ़ेंगे, इनमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा करके पूछा जाता है। क्वेश्चन ये कहेगा कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के नेम दे देंगे, बोलेंगे ये किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। तो जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगा आप उसके अंदर लिख सकते हैं। बात आती है फिजन। फिजन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जब मैच्योर होता है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है या मल्टी पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके जो न्यूक्लियस है हर एक पार्ट्स में जाता है। अगर दो पार्ट में डिवाइड होगा उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, मल्टी पार्ट में डिवाइड होगा उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन्स। अमीबा जो है बाइनरी फिजन को फॉलो करता है। ये अमीबा है, इसका जब मैच्योर हुआ तो न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होकर ये दो पार्ट, जब दो इंडिविजुअल्स बन जाए तो अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन अमीबा का। दूसरा आता है बाइनरी फिजन लिस्मानिया। तो वर्ड याद करें, लिस्मानिया कौन से फॉलो करता है, बाइनरी फिजन को, अमीबा बाइनरी फिजन को। दूसरा यहाँ पे आता है प्लाज्मोडियम, तो मल्टीपल फिजन को बिलोंग करता है। तो आप ये याद रखें क्योंकि एग्जाम्पल्स एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका लिखना होता है। नहीं पूछेगा कि हाउ प्लाज्मोडियम डू रिप्रोडक्शन या उसके सिस्टम्स क्या है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे पूछते हैं। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना।
जब ऑर्गेनिजम्स मैच्योर हो जाता है, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट फंक्शनलाइज रहता है और वो रिप्रोडक्शन करने के उस स्टेज में आ जाता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स दो पार्ट में फ्रेगमेंट हो जाते हैं और दो अलग अलग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। इसको फॉलो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो है स्पाइरोगैरा। ये लाइन याद कर लीजिए, स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा जो है ये लाइन याद करना, वहाँ पे जो बताएं वो अलग याद करना। तो स्पाइरोगैरा किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो फॉलो करता है उसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। अदर कोई है इसमें देख लीजिए, दूसरा कोई नहीं है। स्पाइरोगैरा एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। अब आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स अगर इस स्टेज में रहता है, मतलब मैच्योर होता है, रिप्रोडक्टिव करने लायक होता है, और उसकी बॉडी अगर कट गई या कहीं पे स्प्लिट हो गई, तो वो उसकी जो बॉडी है रीजनरेट कर लेगी अपने आप, मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स में। और इसको फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स का नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है और एक हाइड्रा भी होगा, ये रहा हाइड्रा, ठीक है ना। साहब से लिखा ना, मेनी फुली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स from their body parts, that is, if the individuals is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into a separate individuals and this is called regeneration। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स अगर कट जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, तो रीऑर्गेनाइज कर लेगा। रीऑर्गेनाइज मतलब वो अपने आप को नए ऑर्गेनिजम्स में बना लेता है। और इसको फॉलो करने वाले जो हैं एनिमल्स वो हाइड्रा, प्लेनेरिया, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेज में कटेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रा बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम करेंगे, जो कि हाइड्रा है। हाइड्रा का रीजनरेशन दिखाया, बाकी बडिंग। बडिंग के अंदर भी आप देख सकते हो, ये रीजनरेशन इन प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया और हाइड्रा दो था ना, तो ये बडिंग है। बडिंग के केस में क्या होता है, ये देख रहे हो आप, ये हाइड्रा है। हाइड्रा का यहाँ पे बड्स निकल जाता है, ये बड्स निकलेंगे, ये हाइड्रा नए बड्स में चले आते हैं। ये ऐसे बड्स निकले, ये धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते 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 जब ये हाइड्रा के फॉर्म में आ जाते हैं तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ऐसे ये ब्रेक डाउन होके न्यू फॉर्म ऑफ हाइड्रा बन जाता है। और इसको हम बोलते हैं बडिंग, बिकॉज बड्स निकलते हैं। बड्स आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे ऋतिक रोशन के देखोगे कि फिंगर जो है ना दूसरा निकल जाता है, निकले हुए, वो बड्स, उस टाइप से बड्स जो है हाइड्रा में निकलता है। और मान लो वही कट के दूसरा ऋतिक रोशन आ जाता, तो उसको हम बोलेंगे क्या, बडिंग। बडिंग के बाद ये सारे प्रोसेस हमने पढ़ा, किस चीज़ के लिए आपको पता होगा, ये हमने पढ़ा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। इन ऑर्गेनिजम्स में आपने पढ़ा अमीबा, आपने पढ़ा लिस्मानिया, आपने पढ़ा प्लाज्मोडियम, आपने पढ़ा स्पाइरोगैरा, आपने पढ़ा प्लेनेरिया, आपने पढ़ा हाइड्रा। इतने ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कभी नहीं पूछे जाते क्या ये, या ऐसे डायग्राम बोलेगा ये कौन सा ऑर्गेनिजम्स है और ये कौन सा मोड है, तो बडिंग नेम लिखा सकता है। अब आइए, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फॉलो करता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स नहीं है या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ, देयर आर मेनी प्लांट्स विथ पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स develop into a new plants under appropriate condition. Unlike in the most animal, plants can indeed use such a mode for reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering, grafting to grow many plants like sugarcane, rose, grapes और agriculture purpose। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन कौन सा प्लांट्स जो है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। किसी के फ्रूट्स को अगर हम कर देते हैं, किसी को फ्लावर्स डाल देते हैं, तो नए फ्लावर्स में आ जाते हैं। रोज एंड जस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अनदर एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर genetically similar enough to the parents plant to have all its characteristics।
अपने पैलेंट्स के बिल्कुल समान, कोई वेरिएशन नहीं, ठीक है। उसके रूट, स्टेम एंड लीव्स में से किसी पार्ट से हम नए प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो बता देना है। दूसरी बात, कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं तो बता देना है। क्वेश्चन में आ सकता है इनमें से कौन सा प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को फॉलो करता है, तो जो आप जानते हैं बता देना, ठीक है। जिसके सीड्स नहीं होते तो वो इसको फॉलो करता है। आपने देखा होगा बहुत से हम रोज़ इसी से लगाते हैं। ब्रायोफाइलम है, उसके ब्रायोफाइलम के लीफ्स जो है नीचे गिर जाएंगे तो डिफरेंट ब्रायोफाइलम ऐसे बन जाएंगे, उसके प्लांट्स बन जाते हैं। फिर उसको अलग अलग ग्रो कर लो तो ये हमारा बन जाता है ब्रायोफाइलम ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स। इस तरह से किसी के रूट से। और ये टिश्यूज़ कल्चर क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर आप क्या करते हो, टिश्यूज़ के अंदर कुछ इंजीनियरिंग कर लेते हैं हम लोग, कुछ चेंजेस कर देते हैं जिससे उसके कलर चेंज हो जाते हैं, हाइट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है वेजिटेबल्स में आपने बहुत सारा देखा हो। जैसे शिमला मिर्च अगर खाए होंगे, वाइट कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ये टिश्यू कल्चर का ही कमाल है। सोच लो अगर ह्यूमन बीइंग में टिश्यू कल्चर होने लगे तो क्या होगा। एक ही ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे फॉर्मेट बना सकते हैं, तो लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। स्पोर हाँ हो सकता है, लेकिन उसके जैसा सामान बना दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई कहे सचिन तेंदुलकर दूसरा आ सकता है, सचिन तेंदुलकर दूसरा सेम टू सेम अगर हम ला भी सकते हैं तो सचिन तेंदुलकर के जैसा नहीं ला सकते। उसके लाने के लिए उसके जैसा इन्वायरमेंट देने पड़ेंगे, वो जहाँ खेला, बढ़ा, पढ़ा, जिस कंडीशन में जैसे रहा वैसा हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा। लेकिन प्लांट्स में हो जाता है, थोड़ी सी चेंजेस करके हम डिफरेंट बना लेते हैं। अब आता है राइजोपस। ये है स्पोर फॉर्मेशन। ये क्या होता है, बट्स आपने ब्रेड के ऊपर फंगस लगते हुए देखा है। स्पोर फॉर्मेशन ऑफ राइजोपस, ब्रेड के ऊपर एक फंगस कहीं से आया, वो ऐसे करके हाइफा बनाते हुए स्पोर बना लेता है, और स्पोर जैसे ब्लास्ट होता है तो फिर बहुत सारे ऐसे करके निकल जाते हैं और ब्लैक कलर का पूरा लेयर बना देता है 4-5 दिन में, ठीक है। ये राइजोपस है, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब आता है नेक्स्ट की बारी, लगभग ऑल मोड ऑफ खत्म हो गया। ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फार अलाउड न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल्स, दिस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल ऑर्गेनिज्म से अगर हम रिप्रोडक्शन करा पाते हैं डिफरेंट मेथड से तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम कह सकते हैं इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट सेम ही, तो वो उस तरह के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पार्ट है इसके अंदर मेल और फीमेल बॉडी, दो डिफरेंट बॉडीज होती हैं, और उसमें मेल और फीमेल पार्ट से जो प्रोडक्ट आना होता है उसको हम कहते हैं, उससे जो रिप्रोडक्शन बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मेल बॉडी अलग होगा, फीमेल बॉडीज अलग होते हैं। तो वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज वेरिएशन कम्स इन दिस रिप्रोडक्शन, ऑब्वियस ही बात है। तो इसमें डीएनए का कॉपिंग फिर मैकेनिज्म्स काम आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वाई डीएनए कॉपिंग इज इम्पोर्टेंट, वाई डीएनए इज इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम बिना गंवाए हम आगे चलते हैं। वही सेम लाइकली मिस कंट्रोल अमाउंट डीएनए डेट, ठीक है ना, प्रीवियस जनरेशन। तो क्या होगा कि हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन से याद कीजिएगा, वाई डीएनए इज इम्पोर्टेंट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू वेरिएशन कम्स थ्रू दिस, ठीक है। और नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं ड्यू टू और वेरिएशन के साथ आता है, ठीक है, नए मतलब टेक्निक के साथ उसको कह सकते हो। अब आता है यहाँ पे ये डायग्राम, आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो। ये आप बचपन में भी पढ़ा होगा आपने, ये सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर का, उसके जो ऊपर ये रेड वाला पार्ट है ये इसको पेटल बोला जाता है, पेटल सेपल्स है ना, ये सेपल्स, ये पेटल्स, ये फिलामेंट है, एंथर, ऐसे करके जा रहे हैं ना, ऐसे करके ये फ्लावर आपको दिखेगा, और ये होता है आपका एंथर। एंथर मतलब मेल पार्ट। इसके ऊपर होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है इसके ऊपर? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन।
अब ये पोलन ग्रेन ही मेल पार्ट है, कहाँ पाया जाता है? फिलामेंट पे, एंथर पे। एंथर इज अ मेल गैमेट, मेल पार्ट। एंड दिस वन स्टिग्मा, स्टिग्मा ये ओवरी तक की रास्ता ऐसे बनती है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों मिला के बन जाता है पिस्टल। पिस्टल, दिस वन फीमेल पार्ट, फीमेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है फीमेल पार्ट। अब होता क्या है, यहाँ से पोलन ग्रेन जो है ना, ये वाला, ये यहाँ से किसी तरीके से यहाँ आएगा। ये किसी तरीके से कैसे आएगा? ये आने का तरीका जो होता है वो आप कह सकते हो ऐसे आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा, ये इंसेक्ट बैठा और ये इंसेक्ट इससे ऊपर फिर यहाँ पे आ गया, इसके लीफ या किसी चीज़ में ऐसे चिपक गया तो ये आ गया। अब ये आता है तो इसको रास्ता पता होता है, टिक 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 ओवरी में आता है, और यहाँ पे होता है एग। और इस ओवरी के एग के से जाके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। कैसे करता है फर्टिलाइजेशन, वो देखिए आप। तो एग के पास जब आता है तो यहाँ से एग पहले से होता है, लेकिन ये पहले हमने बता दिया कि यहाँ से आता है। अभी देखो ये रास्ता हम बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या क्या होता है। पहले तो क्वेश्चंस देखो क्या होता है। सबसे पहला बात कि व्हाट इज पॉलिनेशन, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आना, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक होता है कि सेम फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंड अनदर फ्लावर से अगर आएगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या अदर प्लांट से आता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? तो दो बातें आ गई आपके सामने, एक पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, तीसरा सेल्फ पॉलिनेशन। तीन बात समझ में आ गया? तीन बात समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जर्मिनेशन ऑफ लिखा है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन स्टिग्मा। ये अभी बताए थे ना, स्टिग्मा को लिया, मतलब वहाँ से पिस्टल को उठा के लाएं और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बढ़िया से। अब आ गया, पॉलिनेशन हो चुका है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया भैया। देखो ये पोलन ग्रेन है और ये पोलन ग्रेन यहाँ आया, इसको रास्ता पता होता है, ये यहाँ से आता है। आने के बाद क्या होता है, बीच में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो आया सिंगल, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो दो पार्ट में डिवाइड होता है बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला कहता है कि जाओ भाई तुम देखो खतरा उतरा है कि नहीं है, लेकिन मतलब वो पहला आया और ये पीछे से आ रहा होता है, आया 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 आया, ऐसे घूम घूम के आता है। और यहाँ होता है एग, फीमेल एग होती है, इससे फर्टिलाइज किया पहला, एक बार फर्टिलाइज हो गया, दोबारा जो दूसरा वाला जो बना वो भी दोबारा आया और फिर से फर्टिलाइज हो गया। एग वन है और एक पोलन ग्रेन ही दो बार उसको फर्टिलाइज करता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। मैं सब बता रहा हूँ, इसमें कहाँ लिखा हुआ है। तो डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। और चूंकि यहाँ पे तीन चीज़ें फ्यूज हो रही है, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। एक आपका है पोलन ग्रेन जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कहाँ? इसी मतलब इसके रास्ते में, पोलन ट्यूब इसको बोलते हैं। इस पोलन ट्यूब के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला आया, एक के साथ फर्टिलाइज हुआ, फिर अगेन वही दूसरा आया, फिर ऊपर से नहीं आया, जो डिवाइड हुआ तो वही आया। तो एक ही पोलन ग्रेन दो पार्ट में डिवाइड होके पहला गया एक के साथ फर्टिलाइज, दूसरा फिर आया, दोनों मिलके फर्टिलाइज हुआ, तो उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक एक दो बार फर्टिलाइज हो गया। जब वो फर्टिलाइज हो गया तो इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म हो जाता है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रॉयो विद इन द ओव्यूल। The ovule develop a tough
coat and is gradually converted into a seeds. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. और वो फिर फ्लावर फ्रूट में बदल जाता है और सीड्स उसके अंदर कवर अप हो जाता है। ये प्रोसेस चल रहा होता है और इससे सीड्स बनने की प्रोसेस होती है। उससे पहले यहाँ पे देखिए, pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as a self. Same flower, self pollination. याद रख लेना। On the other hand, if the pollen is transferred from one to another, one flower से another flower, it is known as cross pollination. तो चाहे एक दूसरे फ्लावर से आए या दूसरे प्लांट के फ्लावर से आए, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक हवा, वाटर, एनिमल। ठीक है। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। फॉर दिस ट्यूब ग्रो out of pollen grain and travels through the style to reach the ovary. डिग 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 यहाँ आ गया। तो ये जो प्रोसेस था ये फर्टिलाइजेशन का था। उसके ऊपर देख लो, ऊपर देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा। ये वाला देखो, लिखा है ना, देखो, द मेल जर्म सेल्स produced by pollen grain fuse with the female gametes present in the ovule. This fusion of the germ cell fertilization gives us zygote which is capable growing into a new plant. तो हमने क्या क्या बताया? सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, ट्रिपल फिजन, जाइगोट कैसे बनता है, एंड पोलिनेशन। क्लियर हो गया? फर्टिलाइजेशन। इतने पॉइंट्स इससे, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पे आ जाते हैं। ये सब बातें आपने पढ़ रखा है। अगर हम करेंगे कि पीरियड ऑफ एडोलसेंस एक चैप्टर 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर व्हेन आवर बॉडीज फंक्शनलाइज, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर हमारा फर्टिलाइज होता है तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन जो है ग्रो करते हैं। ठीक है। जैसे ही फंक्शनलाइज हो जाएगा वो बॉयज़ के अंदर 13 से 14 साल के अंदर, गर्ल्स में 11-12, ये फंक्शनलाइज होने का टाइम होता है। इसमें हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना शुरू होता है और डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। वो इफ़ेक्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट आता है, और ये कभी पूछा इसमें नहीं जाएगा कि क्या इफ़ेक्ट आता है पीरियड ऑफ एडोलसेंस में। मूछे आना, ठीक है ना, गर्ल्स में चेस्ट का आना, एंड डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होता है। इमोशनली अटैचमेंट, ये सब हमारा क्या है, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन के वजह से होता है। ठीक है। क्योंकि ये पूरा डेप्थ क्लास में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, सो वॉइस में चेंजेज आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिए हुए हैं कि क्या क्या चेंजेज आता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपके स्किन जो है फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली होने लगता है, डेवलप पिंपल्स, है ना, कॉन्शियस अवेयर बोथ आवर ओन बॉडीज जो है ना सेंसिटिव हो जाता है, न्यू वे, नई थिंकिंग होने लगती है। तो इन सब चीज़ों पे जब ऐसा हो तो आप समझ जाना, क्योंकि एज है और इस एज में ये चीज़ें होते हैं। ठीक है। तो अब आता है डिफरेंट शेप नोज, ये हमें अब इसमें आगे पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा कि जब फीमेल बॉडीज़ जो होती है ना फंक्शनलाइज्ड होती है फीमेल, तो उसमें होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आई थिंक इधर होता है ये। तो 3 बात इसमें ध्यान रख लेना। ठीक है। क्या 3 बातें ध्यान रखना है, वो चीज़ देखो। सबसे पहली बात है कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज है वो फंक्शनलाइज हो गया, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी जैसे ब्रेस्ट विल नीड मैच्योर ए कंप्लीट पॉसिबिलिटीज़, ये सब चीज़ें आने लगते हैं। बिकमिंग इरेक्टेड, है ना, पेनिस व्हेन इट कैपेबल बिकमिंग इरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जब हमारा
जर्म सेल्स मतलब हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं और वो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन होता है, उसके फंक्शनलाइज होने पे ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, फीमेल में भी एग्स का बनना, एग होते हैं बट फंक्शनलाइज जो है वो इस एज में आके होती है। तो उसमें जब फर्स्ट टाइम एग जब बनता है और उसका यूज़ नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि 12-13 या 11-12 में बनने शुरू होते हैं, तो वो यूजेस नहीं है। तो वो क्या होता है, एवरी मंथ जब ये होते हैं तो एवरी मंथ आफ्टर 1 मंथ ये इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडीज़। ठीक है, आउट फ्रॉम द बॉडीज़ एंड दिस इज़ कॉल्ड पीरियड्स, मतलब क्योंकि एक डेट पे आता है और वो डेट जो होते हैं वो आगे पीछे हो सकता है, एक आध दिन आगे, एक दिन आगे, फिर वो टाइम पे आ जाता है। तो मंथ में 1 डेज वो 2-3 दिन के लिए चलता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, जब स्टार्ट होता है, व्हेन शी स्टार्ट फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, दिस इज कॉल्ड मेनोआर्क। ठीक है, मेनोआर्क, आप ये वर्ड लिख लीजिए, मेनोआर्क, व्हेन फीमेल बॉडीज गेटिंग स्टार्ट पीरियड्स, है ना, एंड जब वो ख़त्म होती है 45-50 के एज में, 50 के आसपास, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, मतलब फिनिश्ड हो जाना। लेकिन इसके बीच में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है। आफ्टर मैरिज या जब क्या कहते हैं एग का यूज़ होता है तो फिर वो बंद हो जाता है कुछ दिन के लिए, तब तक जब तक कि बेबी फॉर्म होकर बाहर नहीं आ जाता। फिर आफ्टर बेबी फॉर्म फिर 1-2-3 महीने में फिर वो क्या होते हैं, फिर से स्टार्ट एग्स बनना, एंड जब उसका यूज़ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो एवरी मंथ बाहर आएंगे। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस में मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स। तो आपको क्वेश्चन के आंसर क्या लिखने हैं कि फीमेल बॉडीज व्हेन फंक्शनलाइज्ड देन एग फॉर्म एंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन इट कम्स आउट फ्रॉम आउट द बॉडीज, है ना, एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड मेनोआर्क व्हेन फर्स्ट टाइम स्टार्ट। बट ये साइकिल चलता रहता है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मंथ में एक बार होता है, इसको हिंदी में मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। तो हम आगे चलते हैं, अब हम आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडीज़ के पार्ट्स हैं और हमें जानना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, इसके डायग्राम पूछे जाते हैं, है ना, कभी कभी, और इसमें आपके जो डायग्राम है उसमें आपका पार्ट्स के नेम एंड उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, और इसको फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, स्पर्म्स टेक प्लेस, टेस्टिस। ठीक है, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर। अगर ये बॉडी के अंदर नहीं होता, बाहर, क्योंकि बाहर बॉडी के बाहर सोते हैं इसलिए क्योंकि इनको टेम्परेचर कम चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन। अब हमारा ये टेस्टोस्टेरोन, यहाँ से हार्मोन पूछ देगा, मेल हार्मोन का नाम बताइए, तो टेस्टोस्टेरोन। इन द प्रीवियस चैप्टर, इन एडिशन टू रेगुलेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, testosterone brings about the changes in appearances seen in boys at the time of puberty। करा कि टेस्टोस्टेरोन के वजह से बॉयज़ के अंदर आने वाली चेंजेस दिखाया जाता है। जिसको टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा उसके अंदर बॉयज़ की कुछ जो लक्षण है वो बाद में थोड़ा दिखाई देते हैं जब बनना शुरू होता है। मतलब जब टेस्टोस्टेरोन होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, द स्पर्म फॉर्म्स आर डिलीवर्ड थ्रू वास डिफरेंस। अब आपको पता है वास डिफरेंस का काम बताता है, तो स्पर्म फॉर्म डिलीवर किसके थ्रू किया जाता है, ये वास डिफरेंस है। ये देखो ये लाइनिंग, ये वास डिफरेंस है, डिलीवर किया जाता है, डिलीवर होके ये इधर के थ्रू आता है। लेकिन बनता कहाँ है स्पर्म्स, यहाँ। तो यहाँ बन के स्पर्म्स इसके थ्रू, किसके थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, पेनिस के रास्ते होते हुए फीमेल बॉडीज़ के अंदर जाता है, और फीमेल बॉडी के अंदर एग से मैच कराने का काम करता है। एग से जब मैच होता है तो जाके फिर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात आती है कि वास डिफरेंस का काम समझ गया। यहाँ पे एक है कि सेमिनल वेसल्स का क्या काम है। ये रहा सेमिनल वेसल्स। ये जो सेमिनल वेसल्स है, जब वास डिफरेंस से स्पर्म्स आ रहा होता है तो सेमिनल वेसल्स इसके अंदर लिक्विड पार्ट्स में बना देता है। मान लो ये सेमिनल वेसल्स के अंदर से वास डिफरेंस आ रहा है,
यहाँ पे इसको लिक्विड बना देता है पानी की तरह। और ये पानी की तरह जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसको इसलिए क्योंकि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड का मतलब उसको थोड़ी सी क्या मिले कि बाहर जाए ना तो उसकी जो उसमें लाइफ है ना स्पर्म के अंदर, वो लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो। इस वजह से उसको एक पानी के लेयर में कवच बना के फ्लो करा देता है, बिकॉज इसको इस बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी के अंदर जाना होता है। अब जब दूसरे बॉडीज़ के अंदर ये जाएगा तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ख़त्म ना हो, इसलिए सेमिनल वेसल्स क्या करता है, सेमिनल वेसल्स करता क्या है कि उसके अंदर ये देखो सेमिनल वेसल्स, ये रहा ना वास्ट डिफरेंस ग्लैंड लाइक द prostate and seminal vessels add their secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition। मतलब इसको इजीली एक बॉडी से दूसरी में भेजने के लिए उसके अंदर फ्लूइड बना देते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके और अपने मतलब जहाँ एक के पास जाना है वहाँ पे जाके उसको फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही इतने बात डिवाइड इसके स्ट्रक्चर्स आना चाहिए बनाने। वास्ट डिफरेंस, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, इसको कैरी करने का काम वास्ट डिफरेंस। जब ये कैरी हो रहा होता है तो सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों ग्लैंड से एक वाटर और न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि इजीली सप्लाई हो सके दूसरे बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, तो वर्क ऑफ सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास्ट डिफरेंस, वेयर स्पर्म्स फॉर्म, टेस्टिस कौन कैरी करता है, याद हो गया। ठीक है, अब आती है बात फीमेल बॉडी शेप की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डायग्राम बनाने आना चाहिए। वेजिना, सर्विक्स, यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ऐसे फैलोपियन ट्यूब्स। ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे एक बनता है, मतलब यहाँ पे एक का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर दोनों तरफ। एक फॉर्मेट होके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ये यूटेरस के अंदर इधर आएगा और यहीं से मेल गैमिट भी यहाँ से जाता है और इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम इसके पार्ट्स के बारे में हम देख लिए, ये पार्ट्स आपको याद रखना है। फीमेल जर्म सेल्स एग आर मेड इन द ओवरीज, लाइन पे से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। ठीक है, ओवरीज हार्मोन्स बनाने में कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है। कह रहा है कि व्हेन गर्ल इज बोर्न, उसी समय से ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। बच्ची जब जन्म लेती है ना तभी से एग उसके अंदर होता है, बट इमेच्योर होता है। वो मैच्योर तब होता है जब 11 से 12-13 साल के अंदर आता है, मिनिमम 11 ईयर्स, तब जाके वो मैच्योरिटी उसके अंदर आती है और तब वो एग फॉर्म होके वो बाहर की तरफ आता है। अब आता है कि थिन फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो आता है ना ऑन प्यूबर्टी, मतलब जब 11 साल का होता है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। एक एग हर महीने प्रोड्यूस होता है by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the ovum through thin oviduct। वो जो ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब बताएं वहाँ से वो आता है फैलोपियन ट्यूब। The two oviducts unite into an elastic bag like structures known as uterus। और उस यूटेरस पे आता है, यूटेरस opens into the vagina through the cervix and the sperm enter through the vaginal passage during the sexual intercourses। वहाँ पे स्पर्म्स आता है और जब दोनों मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। They travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg। The fertilized egg, जिसको जाइगोट बनता है बाद में, start dividing and form ball of cell or embryo, and this embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to becoming a fetus। We have seen earlier sections, mother body is designed to the undertake development in the child। हमें यहाँ पे बताने की ये मेन कोशिश करने हैं। embryo gets nutrition from the mother blood with the help of special tissues called placenta। this one placenta, what is the work of placenta क्वेश्चन पूछ देता है।
तो ये जो मदर बॉडीज में जो एम्प्लॉय न्यूट्रिशन मिलता है ना माँ के कोख में, ये इसी स्पोलेस टाइप मतलब इस तरह के कवच होते हैं, इसमें बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं ना, तो इसको जो है इसको जितने न्यूट्रिशन उसके अंदर मिलता है इसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। क्लियर होगी बातें? तो ये जो वर्किंग है, अब ये समझ में आ गया होगा आपके पास। ये है यहाँ से स्पर्म्स इंटर करके और एग के साथ क्या होती है, एग ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ एग आ रहा होता है और इसके अंदर जाके फर्टिलाइज कराने का काम स्पर्म का होता है। सो ये है। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, बता ही दिए कि व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन इट कम्स आउट एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, एंड ये एवरी मंथ होता है इसलिए इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। व्हेन से स्टार्ट दिस इज कॉल्ड मेनोआर्क, व्हेन पॉज देन इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझते हैं। अब ये इसलिए समझाया जाता है क्योंकि इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब एक बॉडी दूसरे बॉडीज़ के अंदर जाती है, देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया इन वायरसेस एंड इन्फेक्टेड थिंग्स हैं जो ट्रांसफ़र हो सकता है बॉडी में। सो उस वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल करना ज़रूरी है। इसमें जो होते हैं वो STD डिजीज़ मतलब सेक्सुअल ट्रांसफ़र डिजीज़। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो यूजिंग डिफरेंट मेथड, यूजिंग दिस कंडोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वर्न इन द वेजिना कैन सर्व दिस पर्पस। तो हम इससे बचने के लिए हमें कंडोम का यूज़ करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम STD डिजीज़। दूसरे क्वेश्चन हाउ टू प्रेगनेंसी कंट्रोल क्वेश्चंस आ जाता है। तो व्हेन प्रेगनेंसी कंट्रोल मीन्स कैसे, तो प्रेगनेंसी कंट्रोल करने का तरीका है डिफरेंट मेथड से। एक तो डिफरेंट STD डिजीज़ के नेम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो गोनोरिया, सिफिलिस एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज HIV एड्स, ये हमारा STD डिजीज़ के नेम है। इसके बाद हाउ ट्रांसमिशन मेनी ऑफ डिजीज़, तो ये यूज़ कर लेंगे कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ पोटेंशियल टू लीड द प्रेगनेंसी। देन प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक केमिकल मेथड एंड दूसरा हमारे पास एक जो है वो सर्जिकल मेथड होता है। तो दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। वन कैटेगरी is such question mechanical barriers, जाए नहीं तो sperms does not reach the egg, तो using this on the penis or similar covering female parts of the bodies. Next ये आता है, since they change hormonal balance they can use side effect of there are so many chemicals, that's why surgical method also apply, and the surgical method is using loop or the copper T are placed in the uterus or prevent pregnancy. Again they can cause side effect, ठीक है ना? It is vast difference in the male blocked, मेल का ही वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए जहाँ से स्पर्म ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट बॉडीज में। तो ये अनदर मेथड है, ठीक है। सो आपने देखा कि हाउ टू प्रेगनेंसी कंट्रोल, तो वो भी हमने देख लिया। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, STD डिजीज़ के नेम बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ प्रेगनेंसी कंट्रोल, क्लियर हो गए। और इस तरह से हमें चैप्टर पूरा होता है। STD डिजीज़ के नेम, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम STD डिजीज़। दूसरा यहाँ पे देखो सर्जिकल मेथड है ना, फीमेल फोएट चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइन एंड ये सब तो है जो गलत है प्रैक्टिस। बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। देयर आर नो मेथड टू सेपरेट बिफोर द इंटरकोर्सेस। सो हमें करना क्या है, हमें इनकी कोई वो नहीं करनी है, ठीक है। तो मेनी पीपल साइज द पॉपुलेशन रिलेटिव अनइम्पोर्टेंट इफ बी 200। तो हमारे ख़त्म हो गया। हमें क्या पढ़ना है भैया, STD डिफाइन, नेम of disease and prevention, prevent, how to prevent, how to pregnancy prevent, ठीक है। तो there are two method,
केमिकल एंड सर्जिकल मेथड। अगर आपको याद होगा तो ये जो अपने फीमेल बॉडीज है, यहाँ से इसको यहाँ से कट किया जाता है, यहाँ पे कॉपेटी लगाया जाता है या इसको बांध दिया तो एग नहीं आएगा। दूसरा फीमेल में ये होता है कि भैया बास डिफरेंस को ही बांध दिया जाता है। इसको अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा होता है फिनिश। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिस्ट को लेकर हम आएंगे दोबारा फिर इस चैप्टर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।